नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में चैप्टर 1 व 2 को कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 1 में हमने कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था, जबकि चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम की सहायता से हमने विभिन्न आवेशित वस्तुओं की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात की थी। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे नए चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे इसका कुछ भाग या थोड़ा बेसिक पार्ट आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक किया था तो वहाँ पर भी ये टर्म आपको उपयोग में आई थी। वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ पर हमारे पास 2 m द्रव्यमान के पिंड थे, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q1 और Q2 2 चार्ज होंगे या आवेशों का निकाय होगा। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था और यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो कहने का मतलब है कि चैप्टर नंबर 3 में आपको अध्ययन करने के लिए, विद्युत विभव का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम 11वीं क्लास में एक बार फिर से चलते हैं और थोड़ा बेसिक रिवाइज करते हैं और इस चैप्टर का आधार बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लास 11th में हमने गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण में हमने क्या देखा था कि जैसे मान लेते हैं आपके पास एक ये m द्रव्यमान का पिंड है। मान लेते हैं m1 द्रव्यमान का पिंड है। ये m1 द्रव्यमान का पिंड अपने चारों तरफ एक पावर क्रिएट करता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये m द्रव्यमान का एक पिंड है और ये जो पिंड है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, फील्ड बनाता है। इस फील्ड को मैं कौन सा क्षेत्र बोलता हूं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र, इस पिंड का। जब आप इस गुरुत्वीय क्षेत्र में यहां से कोई दूसरा पिंड लेके आते हैं, आपको याद भी आ गया होगा, जब मैं कोई दूसरा पिंड m2 धीरे धीरे इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एंटर करवाऊंगा तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं m2 को मैंने यहां से यहां रिप्लेस किया, यहां से यहां। तो जब किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में आप क्या करते हो, एक पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस करते हो, विस्थापित करते हो, तो वास्तव में क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। और आपको पता है कार्य करने के लिए क्या चाहिए, विरोधी बल। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। तो कहने का मतलब है एक पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप रिप्लेस करेंगे तो कार्य किया जाएगा। और जो कार्य किया जाता है, जिस बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है, उसे उस स्थान पर कहते हैं गुरुत्वीय विभव। एक नया नाम दिया गया है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और जब आपको पता है कार्य होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो आपकी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो नष्ट ना होकर एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगी, रूपांतरित। और यहां पर वो ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और उसे हम कौन सी स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, पीछे का मैंने रिवाइज करवाया है कि जब आप किसी, जैसे मान लेते हैं आपके पास पृथ्वी है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की बात चल रही है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी एक पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पिंड को विस्थापित करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उस दौरान क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। और जब कार्य किया जाएगा तो जो आपकी ऊर्जा होगी वो नष्ट ना होकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगी, और जो किया गया कार्य है वही उस स्थान पर क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज है, समानता है। चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास कौन सा क्षेत्र था? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। जबकि अब हमारे पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के स्थान पर कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखेंगे तो आपके पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आपके पास द्रव्यमान है m1 और m2, जिनका आकार बड़ा छोटा कितना भी हो सकता है। जबकि विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे? आवेश लेंगे। द्रव्यमान के स्थान पर क्या लेंगे? आवेश, या आवेशों का क्या लेंगे? निकाय, सिस्टम। हम क्या लेंगे? Q लेंगे। क्लियर है? जो हमारा वहां पर गुरुत्वीय विभव था, जो किया गया कार्य है, जो गुरुत्वीय विभव था, वो यहां पर क्या बन जाएगा? गुरुत्वीय विभव के स्थान पर क्या बन जाएगा? विद्युत विभव बन जाएगा, विद्युत विभव। और जहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो यहां पर क्या बन जाएगी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अभी तो हमने केवल इन 4 टर्म्स को क्या किया है? उपयोग में लिया है। हमने इससे इसको कोरिलेट करके यहां तक समझा है कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र होगा, और वो विद्युत क्षेत्र किसी आवेशों के निकाय के कारण होगा। उस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमारे पास विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जाएगी। तो आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 व 2 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने वास्तव में इन चैप्टर नंबर 1 व 2 में किया क्या है, और जो चैप्टर नंबर 1 व 2 की चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 3 में कैसे उपयोग में आएगी। क्योंकि 12th क्लास में आपकी सीरीज चलेगी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इनका एक दूसरे से संबंध है। पिछले चैप्टर के जो सूत्र हैं वो आपके अगले चैप्टर में काम आएंगे। तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या किया था, मैं एक चार्ट से आपको ये बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपके पास एक निकाय था, सिस्टम। वो सिस्टम क्या था? उदासीन था। क्या था? उदासीन। अगर वो उदासीन था तो उसके पास वस्तुओं के आकर्षण का गुण विद्यमान नहीं था। वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण नहीं था। अगर वो उदासीन है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? आवेशित करना पड़ेगा। हमने उसे क्या किया? आवेशित। आवेशित करने के लिए क्या किया जाता है? या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? ग्रहण। या तो दान त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? ग्रहण। ये प्रोसेस होने से हमारे पास 2 चार्ज आएंगे, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। जब आपकी वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसके पास एक गुण विद्यमान हो जाता है,
और वो गुण किस चीज का होता है? हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, अर्थात वो विद्युतमय हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। इस गुण के कारण वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? एक विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये भी पढ़ा था हमने। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका संबंध किससे होता है? विद्युत बल रेखाओं से। विद्युत बल रेखाओं से इसका क्या होता है? संबंध होता है। जब आवेश विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश को रखेंगे तो वह विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। दैट इज F इज इक्वल टू QE। ये भी हमने देखा था। साथ में हमने ये भी देखा था कूलाम के नियम में कि जब दो आवेश Q1 Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाएगा तो वो क्या करेंगे? कूलाम बल का अनुभव करेंगे। ये भी हमने देखा था। तो ये एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज में हम यहां तक पहुंचे, कूलाम बल का अध्ययन किया। फिर हम क्या कह रहे हैं कि किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो उसके ऊपर वो विद्युत क्षेत्र क्या करता था? एक बल आरोपित करता था। उस बल को हम क्या कह रहे थे? विद्युत बल। इसी क्रम में चलते हुए हमने क्या किया? गाउस का नियम पढ़ा। तो गाउस के नियम का संबंध किससे था? विद्युत फ्लक्स से था। तो हमने विद्युत फ्लक्स भौतिक राशि को पढ़ते हुए गाउस का नियम पढ़ा और गाउस के नियम की सहायता से हमने क्या किया? जो हमारी आवेशित वस्तुएं हैं उनके लिए क्या निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात की। तो ये हमारे दिमाग में प्रोसेस सेट रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं को आवेशित करके उनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज हैं वो हम पिछले चैप्टर तक ज्ञात कर चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र तो पढ़ना पड़ेगा। तो हमें विद्युत क्षेत्र तक की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने एक चार्ट आपको यहाँ पर बता दिया है। ये चार्ट आपके दिमाग में क्या रहेगा? सेट रहेगा। इनके बीच में बहुत सारे टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब बात ये है कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। तो यहाँ पर इस टर्म को देखिए, विद्युत विभव। हम जानते हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा जो विद्युत क्षेत्र है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसी राशि है? सदिश राशि। ये हम जानते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है? एक अदिश राशि के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अदिश राशि के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है अदिश राशि क्या है? या तो कार्य है, वो 11वीं वाला कॉन्सेप्ट काम में लाएंगे, क्योंकि आपको पता है अदिश राशि या तो कार्य है या क्या चीज है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अदिश राशि में रिप्रेजेंट करने के लिए विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे और इसे V से डिनोट किया जाएगा और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं? पोटेंशियल V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E सदिश रूप में व्यक्त किया जा रहा है चैप्टर नंबर 1 में 2 में। तो उसी टर्म को हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी, वर्क या विभव
के पद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में एक फॉर्मूला भी है और उस फॉर्मूले को हम डिराइव भी करेंगे। तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में ई जो सदिश राशि है उसको अदिश राशि पोटेंशियल में ही हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लगभग दोनों एक चीज है, अर्थात विद्युत क्षेत्र का विभव के साथ में संबंध होगा। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमें रिलेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करना है, रिलेशन करना है किससे, विभव से, पोटेंशियल से। इसमें V फॉर विभव नहीं होता, विभव को पोटेंशियल कहते हैं और पोटेंशियल का जो नोटेशन होता है वो V है और जो कि क्या है, अदिश राशि है। अब जरा हम थोड़ा और देखते हैं विभव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य, क्योंकि कार्य है वही विभव है, ये हमने देखा है। और जो किया गया कार्य है वो उसका संबंध होता है स्थितिज ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से। ये कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 11 से उठाया है गुरुत्वाकर्षण विभव को समझते हुए। तो विभव को परिभाषित करने के लिए ही हमें कार्य करना पड़ेगा और कार्य करेंगे तो हमारी क्या होगी, जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगी और दैट इज कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब जरा गौर करके देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अंदर हमने कौन सा फोर्स काम में लिया था, हमने कूलाम बल काम में लिया था। मैं थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपके आगे काम आएगा। 12th बोर्ड के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा में चलिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कूलाम बल से संबंधित था और आपको पता है कूलाम बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल मतलब कंजर्वेटिव। और आपको पता है जो संरक्षी बल क्षेत्र हैं उनका संबंध होता है स्थितिज ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से। तो यहां पर आपको दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, संरक्षी बल क्या है, और एक स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको समझा दी है। संरक्षी बल क्षेत्र आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि संरक्षी बल क्षेत्र कौन सा होगा, संरक्षी बल क्षेत्र क्या होगा। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। संरक्षी बल क्षेत्र के अंदर कूलाम बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इस प्रकार के बल आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी फील्ड है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बल क्षेत्र है। अब जैसे इस चैप्टर की बात चल रही है तो इसमें कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, या विद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा विद्युत बल वो कौन सा बल होगा, या कूलाम बल होगा वो कौन सा बल होगा, संरक्षी बल होगा। तो ये जो संरक्षी जो टर्म है कंजर्वेटिव, इसको हम समझना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो क्या होता है कि जब किसी बल क्षेत्र में, जब किसी बल क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, एक वस्तु को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पर ले जाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु ए बिंदु पर है तो मेरे को उसे बिंदु बी पर ले जाना है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ये ऐसे ले जा सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से ले जा सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से ले जा सकते हैं। जो भी पथ आपको उसका उपयोग में लेना है, आप इच्छुक हैं, वो पथ आप इसमें चूज कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं। तो किसी बल क्षेत्र में एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको भेजना है, अर्थात क्या करना है, विस्थापित करना है। तो विस्थापित तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ये जो पथ है ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन
संरक्षी बल क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जिसके अंदर किया गया कार्य है, क्योंकि आपको पता है जब आप विस्थापित करोगे तो क्या होगा, कार्य तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो किया गया कार्य है संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य है वह पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये क्या चीज़ है, आपको पता है कि जब कार्य करते हैं तो क्या होता है, विस्थापित करना पड़ता है। यहाँ से सब में डिस्टेंस अलग अलग है, तो आपके हिसाब से सबका कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। परंतु संरक्षी बल क्षेत्र के लिए ये कंडीशन थी 11वीं क्लास में कि जो आपका किया गया कार्य है वो पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, अर्थात आप यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से या यहाँ से, वो केवल किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थितियों पर निर्भर करेगा। इस पर डिपेंड करेगा, केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की स्थिति पर डिपेंड करेगा। स्थिति पर डिपेंड करेगा। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हमारा संरक्षी बल क्षेत्र क्या है, संरक्षी बल क्षेत्र में क्या करेंगे, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी पिंड को विस्थापित करेंगे तो जो किया गया कार्य है वो पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर डिपेंड करेगा। ऐसा बल क्षेत्र क्या होगा, संरक्षी बल क्षेत्र होगा। अब इसी में ही स्थिति ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं जो हमने गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में काम में लिया था। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास ये बल क्षेत्र है और ये बल क्षेत्र किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये है, ये लीजिए। तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हो, एक आवेश को, अब हमारे पास तो आवेश है ना, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हो, विस्थापित करते हो। तो विस्थापित करने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो किया गया कार्य है वही इस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव। तो मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं कि जब किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जाएंगे, किसको, आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र में आप आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो किया गया कार्य ही है वही क्या था, उस बिंदु पर क्या था, विभव था। और इस विभव को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत विभव कह रहे हैं। तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको रिप्लेस करेंगे तो कार्य के कारण एनर्जी का क्या होगा, रूपांतरण होगा। एनर्जी नष्ट ना होकर एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगी और वो इस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, सब बिंदुओं पर अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हम जब कार्य करेंगे तो हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित की जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट या चार्ट बनना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि सीधा फॉर्मूले से याद करके टॉपिक्स को रटना, याद करना, अप्लाई करना, ये अपनी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में हमें चैप्टर्स में करना क्या है, उन्हें महसूस और रियलाइज भी करना पड़ेगा। फिजिक्स को आपको महसूस करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको क्या होगी, समझ में आएगी प्रैक्टिकली। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई दो टर्म्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब हम क्या करते हैं, एक चित्र में विद्युत विभव को अच्छे से और स्थितिज ऊर्जा को बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए।
तो जैसे मान लेते हैं आपके पास एक आवेश Q है, और जब आवेश होगा तो अपने चारों तरफ वो क्या उत्पन्न करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र। आपको क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ से एक परीक्षण आवेश, जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है हमने। परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट पर है, हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से इस बिंदु पर, इसको मान लेते हैं बिंदु A, फिर उसके बाद में बिंदु B पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। 3 पॉइंट्स लिए मैंने, एक अनंत पर, एक A पर और एक B पर, और ये फील्ड इस प्रकार से आगे है। तो जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में मैं क्या करता हूँ, एक परीक्षण आवेश को धीरे धीरे इसमें क्या करता हूँ, विस्थापित करता हूँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहाँ से ले गया, इसको अनंत से बिंदु A पर, और A से कहाँ पर ले गया, इसको B पर। जब ये प्रोसेस करेंगे, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। किसको विस्थापित कर रहे हैं, आवेश को विस्थापित कर रहे हैं। तो जब हम आवेश को विस्थापित करेंगे संरक्षित बल क्षेत्र के अंदर, तो विस्थापन से क्या होगा, हमारे पास कार्य आएगा, दैट इज W वर्क, और जो किया गया कार्य है वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विभव। वही क्या कहलाएगा उस बिंदु पर, विद्युत विभव। तो मान लेते हैं यहां से अनंत से आप यहां पर लेके आए, तो यहां पर विभव मान लेते हैं V इनफाइनाइट है, यहां पर विभव मान लेते हैं VA है, और यहां पर विभव मान लेते हैं कितना है, VB है। इस प्रकार से VA, VB एंड V इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमने यहां तक देखा। तो जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर उसको विस्थापित कर रहे हैं, तो आपके जो ऊर्जा है वो किस रूप में रूपांतरित हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, परिभाषा है, सबका निचोड़ मैंने एक साथ आपको बताया है, ठीक है। और ये जो बल क्षेत्र होगा वो कौन सा बल क्षेत्र होगा, संरक्षित बल क्षेत्र होगा। तो यदि मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बिंदु A पर विभव ज़्यादा है B पर या इनफाइनाइट पर, तो आप दिमाग लगाएंगे, आप आवेश को यहाँ से यहाँ विस्थापित कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ, तो आपने इसको यहाँ से यहाँ विस्थापित किया है, तो अनंत से जब बिंदु B पर विस्थापित करेंगे तो बिंदु B पर विभव क्या होगा, बिंदु B पर विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, बिंदु A पर विभव की तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्य ज़्यादा हुआ है और यहाँ तक कार्य कम हुआ है। देख लीजिए आप, यह एक तो अनंत से A बिंदु पर लाएंगे और एक बार अनंत से B बिंदु पर लाएंगे, तो यहाँ पर जो कार्य है वो कम है और यहाँ पर कार्य क्या है, ज़्यादा। तो किया गया कार्य वही तो विभव है, तो बिंदु B पर विभव बिंदु A पर विभव से क्या होगा, ज़्यादा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको समझें। आप इसे नोट कर सकते हैं।